बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब की आज चौधरी शुजात हुसैन साहब से एक अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि फवाद चौधरी साहब ने आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ गैर रस्मी राबते हुए हैं। सदर ने भी इसहाक डार साहब को समझाया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, फवाद चौधरी साहब ने आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से गैर रस्मी राबते जारी हैं और उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब को सदर ने समझाया भी है। क्या हम ये उम्मीद अभी रख सकते हैं कि मामला जो है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं और इंतखाबात की तरफ मामला जा सकते हैं इस वक्त? देखिए जी, सबसे पहले तो ज़रा ये पूरे खत्ते में जहाँ पे पाकिस्तान है, मैं चूँकि रीजन और ज़रा थोड़ा उस पर भी बात करता हूँ, हाईएस्ट अलर्ट है इस वक्त। हाईएस्ट, हाई भी नहीं, हाईएस्ट अलर्ट है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ पूरे खत्ते में। और सिक्योरिटी अलर्ट है और क्यों है वो मैं आपको अभी आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा सियासत पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, कल परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू रात को नशर हुआ और मैं इस प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमेशा रेफरेंस एक देता रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पहली हुकूमत आई जी, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जब तय हो रहे थे तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तमाम जो काबीना थी वो अपने यानी पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, मैं उस हुकूमत की बात कर रहा हूँ जिसमें नसीरुल्लाह बाबर साहब भी थे, तो एतजाज़ एहसन साहब भी थे, तो इकबाल हैदर साहब भी थे, मतलब वो पहली जून की। तो दो शख्सियात का सिर्फ था, एक वी ए जाफरी साहब थे गालिब और एक साहबजादा याकूब खान साहब थे, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान का जो जिहाद अफगानिस्तान एंड गेम था और सारे मामलात वगैरह, तो दो ऐसी वजारतें थीं जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आए थे कि कंटिन्यूटी रखें आप, और बाकी जो है वो पीपल्स पार्टी ने किस तमाम वजीर, ठीक, इत्यादि थे। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ होगा, ठीक है, एक आध शख्सियत कोई उनकी गवर्नमेंट में ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट, बाकी उनके अपने लोग। अच्छा, अब इमरान खान से ये मैं पहले बात चूंकि बहुत दफा कर रहा हूँ, पुराने क्लिप्स चला के मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। अब परवेज इलाही साहब ने जो बात कल की है, तो परवेज इलाही साहब ने ये बात जो की है वो बड़ी एक सादा सी बात है, मतलब इसमें कोई दो आरा तो नहीं है ना कि इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा और बड़ी सही बात की उन्होंने परवेज इलाही साहब ने कि मैं जब आया था खान साहब के साथ तो मैंने मुशावरत की थी बाजवा साहब से, और बाजवा साहब ने मुझे मुशावरत की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब। अच्छा, अब इमरान खान साहब जरा ये बताइए ना अपने आसपास। अच्छा, फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो है वो ये जनरल फैज साहब को उन्होंने मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने और जहांगीर तरीन साहब ने, अच्छा ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब अपने साथ जब भी जिक्र करते हैं ऐसे हालात में तो जहांगीर तरीन साहब को बेल आउट करवाते हैं, उनको भी एक रास्ता देते हैं कि जहांगीर तरीन भी मजबूरन है। ये अब याद है पहले वो धरने के जमाने में बिल्कुल उन्होंने जब फजल ने कहा था हमें कॉलें आती थीं और ये कहा जाता था कि जी जहांगीर तरीन और हमें और ये, हालांकि जहांगीर तरीन साहब तो मेरे साथ होते थे मुस्लिम लीग काफ में, तो जहांगीर अभी भी उन्होंने जो जहांगीर तरीन साहब की बात की आप नोट करें, रेफरेंस नहीं बनता था। उन्होंने कहा कि फैज साहब को मैंने कहा, फैज साहब ने कहा कि नहीं उस्मान बुज़दार। अब ये फैज साहब, हमारा तो ख्याल था कि किसी और शख्सियत की वजह से हैं उस्मान बुज़दार, अब उन्होंने कहा फैज साहब की वजह से हैं, ये एक नया कट्टा खुल गया। और क्योंकि मुझे कतन इस बात का इल्म था कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, बिल्कुल नहीं था सर, कि वो फैज साहब की वजह से हैं। हमारा ख्याल था एक और एक मोहतरम शख्सियत हैं उनकी वजह से हैं बुज़दार साहब। अब ये क्या कट्टा है, इस पर ये खुद वजाहत करेगी पीटीआई। और इमरान खान साहब तो उनको मतलब है कि उन्होंने फारिग कर दिया उस्मान बुज़दार शरीफ आदमी को। देखिए ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, उन्होंने कहा तो सूरज है ही नहीं, ये तो तवाई और वर्दी लेकर आता रहे, तो परवेज इलाही साहब ने धो दिया। अच्छा, अब इसमें मसला ये है, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस, उन्होंने कहा 4 महीने, उन्होंने कहा 4 महीने क्या, अक्टूबर, अच्छा मोना चलाई कह रहे हैं कि बजट,
परवेज इलाही साहब कह रहे हैं अक्टूबर से आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। ये वही वाली बात है जो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं 1 साल और बढ़ा दो एक इंतखाबात में। ये अच्छा, यहां तक तो बात आ गई ना सर ने। मुझे इस मरहले पे किसी किस्म की, आज मैं बड़ा मेरे दिल अफसुर्दा हुआ। आज शेख रशीद साहब को मैंने इस तरह कभी भी नहीं देखा, इतना परेशान जितना आज थे वो। मेरे को बेचारा मैं छलांग मार खुदकुशी कर लूँ। ये तो देखे ना, ये इतना डिप्रेशन अगर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं, मुझे किसी किस्म की कोई इसमें हैरत इसलिए नहीं हो रही कि ये सारी बातें जो इन सबको पता है, इसलिए पता है कि मुझे बताएं ना जरा, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अब खान साहब जरा बैठे ना ऐसे करके सोचें कि परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने मेरे साथ आने से पहले मुशावरत की बाजवा साहब से। अब जरा ये ज़हन में अपने सोचें कि मेरे दाएं बाएं जितने लोग बैठे हैं इस वक्त, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बाजवा साहब और फैज साहब लेकर आए थे, और कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे असल कारकुन हैं पुराने। नायल होते हैं इमरान खान साहब अगर, तो कौन होगा चेयरमैन? शाह महमूद कुरैशी। अगली पार्लिमानी पार्टियों की और टिकट कौन बांटेगा? सदारत कौन किया करेगा पार्लिमानी पार्टियों की? ये असेंबली में वापस जाना है कि नहीं जाना, ये पार्लिमानी पार्टी का लीडर फैसला करेगा। बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी कहेंगे पार्लियामेंट में सबको जाना है, सब जाएंगे वापस, वरना नायल हो जाएंगे या उनकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। पार्टी की रुकनियत, पार्टी में आना जाना निकालना, रुकनियत मुअत्तल, रुकनियत बहाली, सब दाएं बाएं आगे पीछे किसके पास होगा? शाह महमूद कुरैशी। तो बात यह सारी कि शाह महमूद कुरैशी कैसे आए थे? शाह महमूद कुरैशी हमारे भाई मोहतरम है, मुस्लिम लीग नून में जा रहे थे, पहले भी मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, पीटीआई पे आने से पहले। हाँ मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। अब मेरे तारीख को मैं कैसे, भाई नवाज शरीफ साहब के वजीर थे, कैबिनेट में थे ना, फिर पीपल्स पार्टी में आए, बड़े जबरदस्त सियासतदान है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में थे, मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में आए, पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आ गए। लेकिन पीटीआई में जाने से पहले एक दफा चेक किया उन्होंने, चेक किया कि नून में, हालांकि नून में पता चला बेशुमार लोगों की लाइन लगी है, पीटीआई में नहीं नहीं, ये 2011 इधर आ गए। तो बात ये सारी कि अब तो कितने लोग किसके कहने पर आए? और 2018 के इलेक्शन से पहले भी, मैं नाम तो नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रहे ना, असद उमर साहब कैसे आए? खान साहब सोचे ना, भी कारकुन भी हैं। पर फरूख हबीब साहब का हमें पता है, हमें मुराद सईद का पता है, ये कारकुन लेवल से। लेकिन बाकी शख्सियत कैसे आई? तो देखिए ना अपने दाएं बाएं, इनको अगर खान साहब को इस वक्त तो अगर उन्होंने परवेज इलाही साहब ने फोन करके पूछ लिया तो क्या बाकी लोगों ने नहीं? बाकी लोगों को फोन आए आगे आगे पीछे दाएं बाएं। शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला किसने बनाया था? इमरान खान ने बनाया था। देखिए बात ये सारी कि सबको सब देखें ना, भाई खान साहब देखें तो वहां से कॉल आएगी, तो वहां तो इधर से, भाई ये कौन सी शख्सियत, किस फवाद चौधरी साहब हमारे भाई हैं मोहतरम, कैसे आए थे, कब आए थे, किस तारीख को आए थे, कौन लाया था? हम यहाँ हम बैठ के लूडो खेलते हैं इस्लामाबाद में, लूडो खेलते हैं सारा दिन, हमें कुछ नहीं पता। मसला ये है कि कौन सी इसमें ऐसी बात है, बात हो गई है कि परवेज इलाही साहब ने पूछ लिया उनसे, तो बात का एक तूफान बतंग बड़ा आसमान खड़ा किए हुए। ओ भाई इस्टेब्लिशमेंट नहीं दिए थे, बिल्कुल दिए थे, वो आपसे पहले उनसे पूछेंगे जी कि क्या मैं इमरान खान, वो उधर कॉल आएगी, पहचानो नहीं, पहचानेंगे भी नहीं इनमें से अक्सरियत। फवाद चौधरी साहब डट के खड़े हैं साथ, लेकिन मसला ये है कि वो अब इसके ऊपर क्या बात करेंगे? वो परवेज इलाही साहब, वो दोनों का एक ही, यानी वो क्या कहते हैं, हाउस नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, फ्लैट, हाँ एक ही जगह से, तो वो मतलब उधर निकल गए, वो उनको छोड़ गए तो साथ होते। अच्छा बेल आउट पैकेज भी दे रहे हैं साथ, नोट करें जहांगीर तरीन, जब भी ऐसी हालात आते हैं ना, कोई क्या कहते हैं वो नेपियां बदलने वाले और फलाना दिमाग, वो जहांगीर तरीन साहब को जरूर बेल आउट करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो तो उन्होंने जाहिर है इमरान खान से पूछना था, इमरान खान साहब तो उनको जो हुआ है 4 साल। अच्छा इसमें अब पंजाब शाह महमूद कुरैशी वजीर आला बनना चाहते थे पहले, उसके बाद जनाब एक मरहले पे फवाद चौधरी साहब भी बनना चाहते थे वजीर आला पंजाब के, तो लेकिन
फिर तय हुआ कि ये अपना उस्मान बुज़दार साहब। अब उस्मान बुज़दार साहब कैसे बने? यानी वो कह रहे हैं कि मैंने और जहांगीर तरीन साहब ने रोका, फैज़ साहब को मशवरा दिया ना बने, फैज़ साहब को मशवरा दिया ना बने। ये मैं तो इसमें कोई गड़बड़ घोटाला है। अच्छा, उन दिनों भी सर ये बयानात देते रहे हैं परवेज इलाही साहब के उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी सही नहीं है, और उस वक्त तो वो इमरान खान बचाते नहीं थे ना, वजारत ही नहीं दे रहे थे। वो तो पुराना मसला है ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने इत्तेहादी हैं रहे इमरान खान साहब के, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वही अगर चले गए हैं तो भैया उनकी बात नहीं सुन रहे, तो इसमें क्या परेशानी? आप क्या, हाँ, कोई वजूद्दीन अहमद होते, कोई मिराज मोहम्मद खान होते, नजरियाती कोई आपके साथ कोई नजरियाती लोग होते पुराने, तो आपके साथ तो खड़े होते, इस वक्त खड़े होते। तो आपके साथ मतलब कौन से, मुझे बताया ना वो किधर है, वो शहजाद अकबर, हफीज शेख साहब, हफीज शेख साहब। हफीज शेख या खून खराब हो गया उनकी सेनेट की सीट के लिए, बंदे चुप के डिग्गियों में डाल के कंटेनरों में बंद, जैसे वो मतलब क्या वो भाई मसला ये कि जहां से आए थे उधर से पूछ रहे हैं ना, आपसे पूछ रहे हैं कोई, उन्होंने खान साहब से, खान साहब को कम से बता के थक गए कि खान साहब ये आप देखें। और भी अभी आप देखिए कैसे दंगा फसाद होता है अंदर। ये जो इनके कारकुन है, अच्छा कारकुन, उसमें से जनाब बेशुमार कारकुन कह रहे हैं खान साहब ने ऐलान कर दिया, वो कह रहे हैं जी हमें अपने मतलब थोड़े से काम, अपने बजट ये वो सारे विस्तार आगे पीछे। तो अब मसला ये है कि ये तो वो अगर ये मुझसे जरा अब लिखवा लें, ये खान साहब की जो नाअहलियत है, खान साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन है, ये है फलां है, इस पे एक खास तबका बैठ के अंदर इसको खुशियां मना रहा है, क्योंकि टिकट्स और पार्टी के फैसले वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और जहां शिफ्ट होंगे वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अच्छे आदमी है, मतलब खान साहब फ्लेक्सिबल है ना भाई। शाह महमूद कुरैशी शाह जी हमारे दोस्त हैं, वो फ्लेक्सिबल है, उनको ये करो ऐसे करो। खान साहब तो कभी कभी वो हो जाते हैं, मुफाहमती सियासत है उनकी, मुफाहमती किया वो बिल्कुल मतलब समझ के चलते मतलब बस मुफाहमती किया, बस कुछ है क्या है अल्लाह जानता है बेहतर। तो मसला ये है कि अब वो लेकिन ये खान साहब को खुद, अब खान साहब को देखना चाहिए ना आसपास, मतलब वो देख रहे होंगे एक मिनट यार, ये भी तो, इसका नाम भी तो मुझे फलाने आदमी ने कहा था, ओह अच्छा ये यार ये भी तो उसी का है, ये भी उसी का है, मैं बात कैसे करूं? इस वक्त ये सिनेरियो है, बात इससे ये, अच्छा किससे बात करूं यार, कहां, अच्छा क्या करूं, किस बात कैसे करूं? क्योंकि खान साहब तो किसी मतलब खान साहब ने तो बात ही नहीं सुनी ना उन लोगों की, जो इनके तस्नीम नूरानी साहब जी। बहुत से लोग थे, बहुत सारी बात तो नहीं मतलब इसमें मुझे तो नहीं पता कि इसमें क्या परेशानी हैरत की बात है। परवेज इलाही साहब ने वो अच्छा, परवेज इलाही साहब भी वैसे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त आदमी हैं। वो कहते हैं हमारा खानदानी ताल्लुक है फौज के साथ, यानी उन्होंने, हालांकि उनकी जिन आम शख्सियत से मुलाकात हुई है जी, वो ना कोई टॉप लेवल पर्सनैलिटी है किसी अदारे की, किसी अदारे की वो टॉप लेवल नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है, वो मतलब जूनियर लेवल पे आम शख्सियत। तो अब वो शख्सियत जिनको इमरान खान साहब नाम लेते रहे बार बार, अलजबरा के मुख्तलिफ जो होते हैं, क्या कहूँ मैं, ठीक है ना, हाँ जो भी अब छोड़ दें, उनमें से उनसे हुई है मुलाकात। अच्छा, तो बात ये सारी कि अब उनसे बात करके तो वो, अब जाहिर है कि उन्होंने कहा होगा सिस्टम उनको भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है, ये करता है वो करता है। अब खान साहब भी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो यहाँ पंजाब बैठा हूँ, मेरी हुकूमत है, और परवेज इलाही साहब, आप कॉन्फिडेंस देखें ना, परवेज इलाही साहब फुली कॉन्फिडेंट। और परवेज इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है इस वक्त, एक तो है ना कि आप ये बात करें वली खान साहब की फैमिली है, वली खान साहब की फैमिली है, ये अचकजई साहब की फैमिली है, मेरा ख्याल है वली खान साहब ये जो एमल वली हैं और बादशाह, ये सबसे पुरानी सियासत में अगर एक फैमिली की बात करें। लेकिन ये फैमिली जो है बादशाह खान वाली फैमिली, ये फैमिली जरा ऐसी सूरत हाल है उनकी, यानी कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़े पाकिस्तान की तारीख में वो बहुत ज्यादा हुकूमतों का हिस्सा रह के, बहुत ज्यादा, मतलब मैं एएनपी तमाम एएनपी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बादशाह खान की, वली खान साहब की, उनकी, लेकिन उस, और ये कोई इख्तिदार में भी नहीं रहे, ये कैदों में भी रहे हैं, ये जेलों में भी रहे हैं, इन्होंने बहुत मतलब बहुत मसले मसाइल इनके चलते रहे हैं।
ANP के। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा, अच्छा और कौन सा खानदान हो सकता है? भुट्टो फैमिली को भी हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वही फांसी, कुर्बानी, आगे पीछे मसले मसाइल। एक खानदान जो मुस्तकिल हुकूमत, मैं इतनी पाकिस्तान की तारीख में मैंने इतना ज्यादा हुक्मरान खानदान कोई नहीं देखा जो कि चौधरी साहबान का है। यानी चौधरी साहबान ने 2 तो अफगानिस्तान की जंगें निपटाई हैं, एक जिहाद और एक वॉर ऑन टेरर। ज़हूरुल्लाह साहब जिहाद अफगानिस्तान, मैं सोचता हूं कि कितनी कुर्बानियां दी होंगी इस फैमिली ने जिहाद अफगानिस्तान के दौर में, और उसके बाद वॉर ऑन टेरर में। यानी आप एक मिनट जरा तसव्वुर करें, ये उससे पहले अय्यूब खान साहब के साथ मुझे, यानी एक तो खिदमत है ना, मगर क्या खिदमत है मैं नहीं जानता। गुजराती बनता जा रहा है ना 75 साल से, हर खानदान का यही हाल है। वो लड़का नहीं बनता जा रहा है, गुजराती बनता जा रहा है, कोई इफ्लाई बनता जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। कभी कैलिफोर्निया के साथ लग जाता है, कभी वो किसी के साथ लग जाता है। अच्छा एनीवे, अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो है ये, यानी आप सोचिए कि 2 जंगें और जहाद अफगानिस्तान, क्लैशनकोफ, यानी और बहुत कुछ हुआ है, हेरोइन आना उसमें पूरे में, ज़ियाउल्लाह साहब के साथ, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर मुशर्रफ साहब के साथ, फिर उसके बाद जो है वो एक थोड़ा सा वक्फा आया, उस वक्फे के अंदर भी जो है वो ज़ाहिर है ताहिरुल कादरी साहब और वो सारा चलता रहा मामला, फिर इमरान खान साहब के साथ। तो मतलब तवील तरीन, अगर कोई खानदान शरीफ फैमिली से भी ज्यादा, शरीफ फैमिली से भी ज्यादा, भुट्टो फैमिली से भी ज्यादा, तमाम पाकिस्तान में अगर आप नोट करें तो वो आपको चौधरी साहब नजर आएंगे। तो वो ये कहते हैं कि हमारा फौज से पुराना ताल्लुक रहा है। अब लेकिन यहां आके मुझे लगता है कि जरा टूट गई तड़क करके वाला हिसाब हो रहा है कि ये जो, हाँ, जो नई इस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस आए हैं उसके बाद ये जो मुलाकातें हुई हैं तो वो बात बनी नहीं, वो उस लेवल के, हाँ उस लेवल की मुलाकातें नहीं। जो एक बात हुई ना आम तरीन है, वो नहीं, ऐसे नहीं हुआ। राब्ता बिल्कुल है चौधरी साहब का, और चौधरी साहब की सियासत का, मतलब मैं तो उनकी फैमिली की बहुत इज्जत भी करता हूं और एक उनसे बड़ा ताल्लुक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने वही बाकियों को, एक मिनट जरा मुझे बाकियों को बताएं ना, बाकी जो हैं वो क्या, यानी सबने इमरान खान को आगे किया हुआ था ना बस, और क्या था। और इमरान खान साहब को आगे करके और उसके बाद एक जगह जाके खड़ा कर दिया, ऐसे होगा, वो साथ हैं, आगे पीछे समरी साइन हो गई, ये होगा फलां होगा। यानी आज की तारीख असेंबली टूटनी थी, 5 तारीख को असेंबली टूट जानी थी, जो कि अब मार्च से नहीं, अक्टूबर में आगे पीछे उन्होंने जनाब मुज़ाकरात खत्म कर दिए। कल मैंने बात की कि फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तो अब मसला ये है कि नवाज शरीफ फैसला करेंगे, भाई हुकूमत को रखना है, तोड़ना है, क्या करना है, ये करना है, वो फैसला वो करेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं। शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, परवेज इलाही साहब, ये सारी शख्सियत तो एक्सटेंशन में थी ना हुकूमत में। ये शहबाज शरीफ साहब ही उनकी, ठीक है ना, ये तो नवाज शरीफ साहब ने आखिर में जरदारी साहब, ये सारी तो जरदारी साहब की आज मुलाकात हुई है शुजात हुसैन साहब से, तो क्या इस वक्त उनको समझाया नहीं जाएगा? नहीं, जरदारी साहब देखिए, जरदारी साहब फॉर द टाइमिंग तो जरदारी साहब भी कुछ नहीं कर रहे ना। अब मतलब ये कि वो इमरान खान, वो उधर परवेज इलाही, अब तो ना कोई तहरीक आ रही है ना ये हो रहा है। अब तो मसला है कि मईशत कौन संभालेगा मुल्क की, ये मुल्क आगे कैसे चलेगा, ये मईशत कैसे संभाली जाएगी। वो इसाक डार साहब के पास कोई फार्मूला नहीं है। वो मतलब डॉक्टर साहब आज वो आए, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि रशिया के साथ वो ऑयल वगैरह हो गया साइन, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब अनाउंस करते, जो डॉक्टर साहब ने कहा तुम ही करो भाई, पता नहीं क्या आगे मामला चल रहा है, लोग पूछेंगे किधर है ऑयल की कीमतें गिराओ, वो कह रहे हैं कि IMF वाले कह रहे हैं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और दूसरी बात जो है वो ये है कि तो अब ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल 1 मिनट के लिए जरा अकेले बैठ के अब खुद फैसला करना चाहिए। मतलब बिल्कुल अब ये मुशावरत, और अब देखिए ना, अब MP से पूछेंगे, अब वो जिला का, फिर उनके बाद एक और ट्रक की बत्ती, सिंध जाएं आप, सिंध का दौरा करें, फिर सिंध यूं करें, मुनज़्ज़म करें, आपको ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो मतलब है कि ये खान साहब को पहले भी मैं कहता रहा कि बहुत अरसे से कि खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, वो खान साहब से मानते नहीं थे। अब खान साहब में डबल गेम हुआ, तो खान साहब शहबाज शरीफ पे नजर रखी, या मतलब मेरे खुदा है, ये मेरे ख्याल से 2019 से मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब, मैं क्यों नहीं कह रहा कि आप नवाज शरीफ साहब पे नजर रखें, जरदारी साहब, मैं क्यों कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें। एक ही आदमी का नाम है वज़ीर आज़म उनके, मैं अगर चवन्नी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, वो नहीं आया। वो भाई मसला ये है कि ये तो हम जैसे, यानी क्या मैं कहूँ,
खान साहब जो है वो एक इनकलाब फ्रांस और पता नहीं खुदा जाने क्या और ऐसे होता था और ये होता था, हकीकी आज़ादी, जिहाद, आगे पीछे खुदा ने। अच्छा अब ये आ जाए ना, अब सियासत पे आते हैं। आगे का बताता हूँ कि आगे क्या होने जा रहा है। ये भी फंस गया, हुकूमत फंसी हुई है। सर ब्रेक नहीं, लेके वापस आके इस पर बात कर लेते हैं आपसे। वो मईशत नहीं संभल रही ना, मईशत पर बात कर लेते हैं। मईशत नहीं संभल रही। ये तो अब खान साहब तो अब ये नहीं, आप समझ रहे हैं, खान साहब भी आराम करें, रेस्ट। अच्छा वो क्या कहते हैं परवेज अली साहब, पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ। यानी आप अंदाज देखें ना, यानी उनकी तबीयत जाहिर है उनकी, लेकिन उन्होंने कहा जिस अंदाज में, उन्होंने कहा भाई जरा चलने फिरने के काबिल हो, 3-4 महीने तो लगेंगे, तो जब लगेंगे तो फिर देखना, तो कर लेंगे, देख लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है सर, तो वापस आते हैं, बात करते हैं मुल्क की मईशत के मामलात पर भी। ये हाई अलर्ट क्यों है, आप जरा वक्फा लें। ठीक है, बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जो पॉलिसी हिकमत अमली है, शुरू में हमने देखा बड़ी जारहाना सियासत थी, अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो उनके मुतालबात थे ना तो वो पूरे हो सके। खान साहब को आज से 6 महीने पहले असेंबली डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी और इलेक्शन पे चले जाना चाहिए था। बस मैं तो जाहिर है हम क्या और क्या कई बार आप कह चुके सर, मैं तो कई, इनको आते ही असेंबली दोनों डिसॉल्व करके इलेक्शन पे जाना चाहिए था। फौरन नहीं, फौरन नहीं, जब ये लोग निकले हैं और जब जलसे हो गए खास हद तक, बहुत इसमें लोग आ गए, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, पंजाब में सीटें जीत गए, ये दोनों असेंबलियां तोड़ते और उसके बाद ये इलेक्शन पे चले जाते और इलेक्शन कॉल हो जाता, खत्म हो गई बात। लेकिन ये है कि फिर रुकें, ठहरें, तारीख होगी, मुशावरत होगी, जलसा होगा, तकरीर होगी, एक हकीकी लॉन्ग मार्च निकलेगा, वो पिंडी आएगा, वो इस्लामाबाद पिंडी में आके पता नहीं मार्शल लगाएंगे, क्या करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा, फसाद होगा, वो सब ठुस, ये मशहूर। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सियासतदान और सबसे ज़्यादा गलत मशवरे या कौन से लोग हैं आसपास के इन्होंने घेरा, वो खुदा जाने। और ये भी, और अभी आप और शख्सियात को देखिएगा, अभी आप और रंग देखिएगा, ये जो जुमला कह रहा हूँ, अभी आपस में आप और देखिएगा। अभी से परवेज अली साहब को आया है, अभी और नाम आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जो खान साहब को अंदाज़ा होगा कि फैसल वाउडा साहब कह चुके हैं डॉक्टर साहब, की बड़ी शख्सियात हैं बीच में। मकसद है कि एक तो चले छोड़े हैं, मैं अब देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों में देखिएगा। अच्छा, और उसमें जो है मतलब सर मुआशी मामलात पर आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। टिकट्स का फैसला अगर खान साहब अगर नाअहल हो जाते हैं तो टिकट्स का फैसला फिर कायम मकाम इनकी जगह जो आएंगे, जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, वो करेंगे। ठीक हो गया। असेंबली में वापस जाने का फैसला वो करेंगे, पार्टी से निकालने का फैसला वो करेंगे, हर किस्म का फैसला फिर उनके हाथ में होगा। सही, ठीक है, सही। और ये भी हो सकता है कि वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी उनकी स्टेटमेंट खान साहब की स्टेटमेंट से मुख्तलिफ हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जरा देखें कि खान साहब को किन लोगों ने घेरा हुआ है। खान साहब का काम है, हमारा काम है कि सर मईशत के लिए इसहाक डार साहब को वापस बुलाया गया था खुसूसी तौर पर, लेकिन इस वक्त वो सियासत में ज्यादा एंगेज है और मुआशी जो उनकी हिकमत अमली होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। मुआशी हिकमत अमली पे तो हम परसों जो एक नौ पढ़ चुके हैं यहाँ पे, मतलब सत्यानाश बेड़ा गर्क हुआ है और आगे कोई प्लान भी नहीं है। और अच्छा वो उस पर आ जाते हैं हाई अलर्ट वाली बात, वो क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि ऐलान नहीं हुआ सरकारी तौर पे, लेकिन किसी भी वक्त, कल, आज रात को या कल सुबह या किसी भी वक्त, जो हैं इतलात तो जाहिर है कि वो सारी मुख्तलिफ सोर्सेज और से बता रही हैं, प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो सऊदी अरेबिया लैंड हो रहे हैं। अच्छा, अब प्रीमियर शी जिनपिंग जो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हैं, उनका ये आप समझें, इससे पहले वो सेंट्रल एशिया वगैरह तक गए, लेकिन वो ऑल द वे वो आ रहे हैं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया वो आ रहे हैं और यहां पर उनकी 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं। ये कोई 5-7 साल के बाद आ रहे हैं और इनकी 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं। अभी तक कोई शेड्यूल ना चाइना की तरफ से आया है सरकारी और ना सऊदी अरेबिया की तरफ से आया है। ये भी नहीं आया कि कल वो आ रहे हैं, तो इसलिए भी मैंने कहा, मैं अपने तौर पे ये एक बात कर सकता हूं कि वो कल पहुंच रहे हैं। ठीक। और ये उनका दौरा इसलिए अच्छा, दूसरी एक हाई अलर्ट है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि पूरा हाई अलर्ट है रीजन में, ठीक है, रीजन में हाई अलर्ट है क्योंकि ये फ्लाइट है जो ना सिर्फ शी जिनपिंग लैंड हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में, बल्कि तकरीबन तमाम अरब ममालिक और
जो शुमाली अफ्रीका यानी मीना कंट्रीज जो हैं, मीना, ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन, मीना कंट्रीज के भी कई जो सरबराहान हैं वो भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, और वहां पर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शी जिनपिंग जो है वो उनकी मुलाकातें भी हैं, और ये दौरा बहुत अहम है, बहुत ही अहम दौरा है। उसकी वजह यह है कि ये बात जो है ये ध्यान में रखें कि ये उनका दौरा ऐन उस वक्त हो रहा है जब जुलाई में प्रेसिडेंट बाइडेन सऊदी अरेबिया आके वापस जा चुके हैं ये कह के कि जी आप ऑयल की प्राइसेस को, यानी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। सऊदी अरेबिया ने ऑयल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, इनकार किया। और ये जो ओपेक प्लस का इजलास हुआ, ओपेक प्लस की तरफ से आज जो है वो स्टार्ट हो गया, उसको रशिया ने नहीं माना, देखे ना, यानी प्राइसेस ऊपर चली गई ऑयल की, आज दोबारा ऊपर जानी शुरू हुई हैं, मगर इतनी ज्यादा नहीं गई क्योंकि अभी तक वो रशिया ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया। प्राइसेस ऑयल की आलमी मार्केट में ऊपर जा रही हैं आज से, ठीक है। ये नीचे चले गई थी, 120 हो गई थी जब जंग छिड़ी थी यूक्रेन की, तो आज कोई 85-86, ठीक है, इसकी 80 तक आई हुई थी, तो 85-86 तक पहुंची हुई हैं। अच्छा, सही। लेकिन इशू ये है कि ये कीमतें और बढ़ सकती हैं ऑयल की, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही क्योंकि उन्होंने पैसा बनाना है भाई। जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उन्होंने पैसा बनाना है। अच्छा, चाइना सबसे बड़ा उनका, तो दुनिया में ऑयल कौन खरीद रहा है? चाइना, सऊदी अरेबिया से। और ये आप देखें कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरेबिया में चाइनीज की, ठीक है। और यहां पर अगर हम वो चार्ट हमारे पास हो और इन्वेस्टमेंट्स दिखा सकें जिसमें चाइना की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो चाइना की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरेबिया में है, और उसके बाद जो है वो फिर ये, इसको जरा बड़ा नहीं, ये नहीं, इसको रहने दीजिएगा। अच्छा, तो सऊदी अरेबिया में है, उसके बाद फिर कुवैत में है, फिर उसके बाद दीगर ममालिक में, और बिलियंस की उसमें वहां पे इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये देखें आप, ये बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट कुवैत में है दूसरे नंबर पे, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये यानी आप इस तरह से समझें कि 106 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है चाइना की सऊदी अरेबिया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में जी, 106, और 97.6 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उनके कुवैत में हैं। फिर यूएई में 46 बिलियन की, ये अभी तक की मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं। तो ये चाइना की यानी ट्रेड अलग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी और ये सारा उसमें अलग इन्वेस्टमेंट। और हुआवे आया हुआ है जिसको कि वो अमेरिका कहता है कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर वो हुआवे मौजूद है। और इंडिया पैनिक हो रहा है इस वक्त, इंडिया प्रॉपर पैनिक हो रहा है ना, क्योंकि वो चाइना का वो जो प्लेन है ना, एक प्लेन कह रहा हूं, जो सर्वेलेंस शिप था उनका, वो उनका सर्वेलेंस शिप जो कि दाखिल हो गया था इंडियन ओशन में, फिर चला गया था वापस, वो जिस पे उन्होंने कहा था कि ये रिसर्च नहीं करता बल्कि सर्वेलेंस करता है, वो फिर दाखिल हो गए एन इसी वक्त, वो फिर आ रहा है, वो अभी इंडोनेशिया के आसपास कहीं घूम रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ेगा। तो चाइना इंडिया में, और फिर ये देखें ना, फिर एक बात आप ये जो हमने पहले बताया ये ध्यान में रखें कि ये पिछले 10-12 सालों में चाइना का एक तो ये है कि उनको मिडिल ईस्ट के अंदर अब ये बात तय है, यानी देखिए ना, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग की हो रही है, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी, वजीर आजम वली हैद से भी मुलाकात हो रही है, मोहम्मद बिन सलमान से, बाकी रूलर्स वहां पे आ रहे हैं सऊदी अरेबिया। जब ये अगर आज रात को, कल किसी भी वक्त, यानी अगले 24-48 घंटों में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान में रखें, इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे, क्यों पाकिस्तान पे? उसकी वजह यह है कि ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह से चाइना, वो जरा चार्ट, चाइना इस तरह से अपने ताल्लुकात बना रहा है, यानी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी है, या उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या कंप्रिहेंसिव कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, या कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, फ्रेंडली, यानी इस तरह से चाइना अपनी दोस्तियां बनाता है दुनिया में। चाइना इस तरह से बनाता है दोस्तियां। कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी का मतलब है सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात उनके होते हैं स्ट्रेटेजिकली, तो वो कंप्रिहेंसिव है, फिर स्ट्रेटेजिक है, ये दो हैं। अब आप जरा चले जाएं मशरिक़ वस्ता के मुल्कों पे, जो सेकंड टेबल है, ये आप चले जाएं तो इसमें आपको पता चलेगा कि अल्जीरिया के साथ कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, ठीक है। अच्छा, फिर जिबूती में मौजूद है, ये जिबूती नॉर्थ
नॉर्थ, हाँ अफ्रीका आ गया ना, मीना में आ गया ना, जिबूती, ये बहर अहमर के इस तरफ आ गया ना, इस तरफ जिबूती वहां मौजूद है चाइना। और फिर उसके बाद इजिप्ट यहाँ पर डैम जो बन रहा है, इजिप्ट का जो स्विस कैनाल प्रोजेक्ट है पूरा, वो उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, ईरान के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, और सऊदी अरेबिया के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक। कमाल देखें। और चूंकि उस वक्त ताल्लुकात कतर के और सऊदी अरेबिया के जो बाकी ममालिक के साथ ठीक नहीं थे, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि यकीनन अब हम समझ सकते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक हो जाएगी। यूएई के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक। अच्छा, अब ये जितने मुल्क हैं, यूएई पे तो आपको पता है ना, खलीफा पोर्ट के ऊपर एक इल्जाम लगा था कि भाई यहाँ पर जो है खलीफा पोर्ट पे चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी, अमेरिका ने एतराज किया था। और अब तो मामलात ये हैं कि वो चाइना सबसे बड़ा उनसे ऑयल ले रहा है, सबसे ज्यादा। मिडिल ईस्ट को पता है कि यहां से अमेरिका ने जाना है, और ये आप देखें तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव इसमें 1 2 3 5 मुल्क तो सीधा सीधा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो एक मुतबादिल, उनको अमेरिकन को, अमेरिका मतलब गल्फ कंट्रीज को पता है कि हमारी हिफाजत अमेरिका नहीं कर सकता। ये जो पार्टनरशिप हुई थी अमेरिका के साथ ऑयल की, एक तो ऑयल अमेरिका नहीं ले रहा सऊदी अरब से, अमेरिका अपना ऑयल, शेल ऑयल वॉयल, उनकी अलग फॉर्मूले निकले, वो यहां से ऑयल नहीं ले रहा। ऑयल कौन ले रहा है? चाइना। यहां सबसे ज्यादा ट्रेड कहां से हो रही है? चाइना से। अच्छा, अब इशू ये सारा, तो अब एक और ये जो नई लीडरशिप है मिडिल ईस्ट की, वो नई लीडरशिप नए प्लान्स में, नई आपकी ये जो हो रहा है, इसी में बात करूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कि अफगानिस्तान का इशू ये खराब है, खराब हमारी, ये हम इसकी, ये टीटीपी जो है ना, तहरीक तालिबान, ये चाइना का इशू नहीं है, ये किसी और का, ये पाकिस्तान टीटीपी इधर, ये आपने तय करना है। ये अगर वो क्या कहेंगे कि हम यहाँ के आके बिठा देते हैं आपके लोग और वो यहाँ पे ठीक करेंगे इनको, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये हालात अफगानिस्तान के कंट्रोल हो जाएंगे, प्लेयर्स अलग हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ रोड ब्रीफिंग, ये अगर हम स्लाइड दिखा सकें, ये अभी इन्हीं दिनों में जब टीटीपी के साथ फड्डे चल रहे हैं, तो अफगानिस्तान ने चाइना के साथ ओल्ड सिल्क रोड ट्रेड रूट्स के ऊपर मुआहदा किए। अच्छा, ये कहां से हुआ है? अगर हम नक्शा दिखा सकें एक सेकंड के लिए, ये इन्हीं दिनों में हो रहा है, ठीक है ना। यानी वो चाइना के साथ ओल्ड सिल्क ट्रेड रूट कौन सा है? वो जो वखान, ये वखान एक छोटा सा कॉरिडोर है, ठीक है ना, वखान कॉरिडोर, जिसको अगर आप देखें नक्शे के ऊपर, तो एक बॉर्डर अटैच नहीं, यानी अफगानिस्तान का चाइना से बॉर्डर मिलता है, यूं समझ लें। यानी आमतौर पे ये नजरिए, ऊपर से एक बॉर्डर है जो बारीक सी पट्टी जाके चाइना से मिलती है, और ये वखान कॉरिडोर, ये ब्रिज है, ठीक है। और यहां से ये इसको खोल रहा है चाइना, यानी लैंड रूट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ज़हन में रखें। अफगानिस्तान और चाइना का डायरेक्ट लैंड रूट है पाकिस्तान, तो वो अपने मामलात को वहां से ठीक कर रहे हैं, वहां थोड़ी कोई अटैक हो रहा है, वहां से चाइना स्टार्ट कर रहा है अपनी। ये टीटीपी का इशू हमने अफगानिस्तान का जो यानी हमारी तरफ से देखें ना, अटैक हुए वहां पे, ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे वहां के, ये कोई छोटे छोटे टुक 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 चलती रहती है। इशू ये है, दो प्रॉब्लम्स, एक ये रीजनल, इस रीजन में पाकिस्तान की, यानी अब आप मुल्क की बात करें ना, ये छोड़ दें, अंदर रियासत की बात करें ना, पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, अहम फैसले आने वाले दिनों में, ठीक है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे सबको ताल्लुकात रखने, प्लस ये कि आपकी मईशत। सही हो गया। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, एक वापस आके। जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसको कोई चलाने वाला नहीं है, जिसका कोई जिसमें सिर्फ ये हो रहा है कि इसके दौर में ये हो गया था, ये कीमत महंगी हो गई, ये हो गया, हल किसी को पूछो हल किया है, तो हल जो है वो हल इसके दौर में, हमारे दौर में ऐसे हुआ था, हम इसके दौर में ये होता। ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। और 4 हफ्ते के ज़खायर है, तो पहली बात की थी 4 हफ्ते के भी, वो जो मांगे ताकि जो हमारे पास पड़े हुए हैं दीगर ममालिक के। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, एक और मसला जो इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, क्या ये सियासी मुस्तकबिल के लिए उनके खतरा है, या आप समझते हैं ये मामला हल हो जाएंगे? नहीं, ये देखें, पार्लिमानी पार्टी से की सदारत से उनको हटाने में उनकी पार्टी खुद, उनकी पार्टी के लोग फाल हैं काफ़ी अर्से, अभी पता चल जाएगा, चंद दिनों में आपके सामने भी आ जाएंगे, और कायद रहेंगे अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ जाता है तो, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं पार्टी के लोग अंदर से, ठीक है।
तो वो पता चला कि जो है वो नाहल हो, यानी अभी तो वो कौमी असम्बली से नाहल है ना, लेकिन अब पार्टी से होते हैं तो फिर टिकट्स और फैसला, यानी अगर जो भी इनकी जगह आएगा ये नाहल हो गए तो सीनियर नायब सदर यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब या फवाद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर मुझे नहीं पता कि एक हैं दो हैं, जो भी शख्सियत होगी बहरहाल वो आगे आ जाएंगे, वो फिर फैसला करेंगे पार्लियामेंट में जाना है नहीं जाना, बाहर रहना है, टिकट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या होगा आगे, कैसे सियासत करनी है, नहीं वो इजलास को चेयर करना, फैसला करना, ये करना वो करना सारा। खान साहब को इस बात का यकीनन, और वोट किसका है खान साहब का है, तो वो नवाशी वाली पोजीशन आ रही है, ठीक है। तो अब लेकिन डॉक्टर साहब फैसले तो अब भी नवाज शरीफ साहब ही करते हैं, भले वो नाअहल हो या यहाँ पे, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ सदर हैं, आखिर में शहबाज शरीफ साहब भी तो यहाँ दूसरा फैसला करके कमिट करके निकल गए थे ना, जब उनको कॉल करके वहां बुलाया कि नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, तो आखिर में तो शहबाज शरीफ और इमरान खान और सब एक ही, जरदारी साहब एक ही पेज पे आए हुए थे ना, ठीक है ना, एक्सटेंशन और इस तरह एक ही था ना सारा सब, वो तो नवाज शरीफ साहब ने आखिर में वीटो की है और मौलाना साहब, दो शख्सियात। तो बात यह है कि सीनियरिटी और इसके ऊपर, तो मसला यह है कि वो तो ये यानी वहां तो शहबाज शरीफ है ना, तो यहाँ तो वो लोग हैं जो कि यहाँ तो एक, लेकिन ना परवेज इलाही साहब पे क्यों नाराज हो रहे हैं भाई, वो उस वक्त उस जमाने से सियासत में है, मैंने आपको बताया अयूब खान के दौर से उनका खानदान। शेख रशीद साहब कहते हैं मैं अयूब खान के दौर में था, अब शेख रशीद से इमरान खान कल को कहें कि यार एक मिनट जरा ये तुमने उधर क्यों पूछा, वो तो कहते हैं गेट नंबर 4। शेख रशीद साहब को डॉक्टर साहब आप भूल गए, वो भी बहुत, वो भी अयूब खान के दौर से है ना, वो कहते हैं ना मैं उस बच्चों की जेल में गया था। तो मसला ये है कि वो सारे जो हैं वो तमाम शख्सियात, तो क्या इमरान खान की ये मतलब अचानक इनकलाब आ गया इस उम्र में सबको, ये क्या, ये खान साहब को खुद भी जरा सोचना चाहिए ना कि भाई ये लोग सारे, अब खान साहब सोच रहे होंगे एक मिनट इसको कौन लाया था, इसको कौन लाया था, इसको भी वो, इसको ये सारे तो वो हैं, तो हाँ ये फरूख हबीब है, ये हो सकता है, ये बुरा सईद है, ठीक है ये मेरा पुराना है, ये कासिम सूरी ये मेरा पुराना है, ये मतलब देख रहे होंगे ना खान साहब आसपास, तो बाकी सारी शख्सियात जो हैं वो तो मतलब है कि वो बाद में आए हैं, और भी हैं लोग इनके साथ इनके कारकुन, लेकिन बाकी तो सारे जो हैं वो वहीं से। अब खान साहब अचानक एक्सपेक्ट करें कि फ़खर इमाम साहब हमारे इंतहाई मोहतरम में, तो फ़खर इमाम साहब वो खुसरू बख्तियार कितने वैसे, वो मतलब देखिए ना, जिनके लिए जिनके लिए वो खान साहब ने सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब बिल्कुल जनाब यहाँ से सामान बाहर जा रहा है वापस आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो खान साहब ने तो पूछा ही नहीं उस वक्त। अब खान साहब कहते हैं कि मुझे गुस्सा खान साहब को चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बाजवा साहब पे, तो और वो बाजवा साहब पे गुस्सा चढ़ा हुआ है लेकिन फैज साहब पे नहीं है। हाँ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि फैज साहब ने रब्ता कर लिया था नवाज शरीफ साहब से। अच्छा, ओहो ठीक हो गया। डॉक्टर खान साहब ने तो कहा है कि डबल गेम हुई है मेरे साथ, लेकिन बहुत सारे उनके अपने शख्सियात हैं जो इस वक्त भी कर रहे हैं। हर शख्स ने दूसरे डबल गेम, ट्रिपल गेम, टेट्रा गेम, हमें क्या पता क्या हुआ है, कुछ हुआ तो है ना, यानी हम यहाँ बैठ के चीख रहे हैं कि शहबाज शरीफ पे नजर रखें, अब इससे ज्यादा क्या बोलें। सही, हम मिसालें दे रहे हैं कि देखें कौन से लोग कहां से आए थे, वो कहां खड़े होंगे वक्त पे, खान साहब असेंबली तोड़ दें, इससे पहले तो होता है ऐसे होगा ये होगा, करते करते तो तड़ करके वो उन्होंने कह दिया मैं तो बहुत शुक्रिया, मैं तो असेंबली नहीं तोड़ूंगा परवेज इलाही साहब। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये मसाइल है कौम के मसाइल तो डॉक्टर साहब को अभी डिस्कस ही नहीं हुए। नहीं, हम हुकूमत आई है, मैं तो खुद जान छुड़ाता हूँ ना, लेकिन अब इतना तो करें ना, यहाँ तक लाके तो डिस्कस करना बनता है ना, इतने अरसे हमने नहीं की ना पाकिस्तान की डिस्कस, अब कल से फिर वक्फा दे देंगे थोड़ा सा, देखें ना ये इंपॉर्टेंट रीजनल इश्यूज हैं। बिल्कुल, इंडिया कैसे देख रहा है पाकिस्तान में जो सियासी हालात है, हाँ सियासी हालात, और जो चेंज ऑफ कमांड को कैसे इंडिया कैसे देख रहा है और रीजन कैसे देख रहा है, जरा हम अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।